इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ना था। सो इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, दिस इज इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। और लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर जो होते थे वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे, ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या रहता है, जो प्रिंटिंग वाला पॉइंट रहता है और प्लस जो पेपर रहता है वो दोनों कांटेक्ट में रहते हैं, दे आर इन कांटेक्ट, ठीक। यानी पेपर जो होता है इंक से रब होता है, दिस इज व्हाट इम्पैक्ट प्रिंटर। तो उसमें आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यूजेस अ प्रिंट हेड विथ टाइनी पिंस टू स्ट्राइक एन इंक रिबन। क्या होता है, एक प्रिंट हेड होता है, ठीक है, उसमें टाइनी पिंस होती हैं और वो इंक रिबन से स्ट्राइक करता है। मान लो ये हेड है, ये पेपर है और ये बीच में यहाँ पर रिबन है, इंक रिबन, ठीक। ये जो हेड है बार बार इस पे स्ट्राइक करता है और ये भी स्ट्राइक करता है, देन ये यहाँ पर प्रिंटिंग हो जाती है पिन के थ्रू, ठीक। मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूजेस अ प्रिंट हेड विद टाइनी पिंस टू स्ट्राइक एन इंक रिबन, डन। ये कैरेक्टर्स बना लेगा, माने कि लेटर्स लिख लेगा, इमेजेस बना लेगा पेपर पे, ठीक है। इसके प्रोज क्या है, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं, ये ड्यूरेबल है, मतलब चलने लायक है, बहुत देर तक चलेगा। एंड कैन प्रिंट ऑन मल्टी पार्ट फॉर्म्स, यानी पेपर के साथ साथ अगर चाहें तो कहीं और भी इसकी प्रिंटिंग करा सकते हैं, मतलब प्रिंट ऑन मल्टी पार्ट फॉर्म्स, यानी मल्टी चीज़ों पर इसको प्रिंटिंग करने के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके कॉन्स क्या है, मतलब नुकसान, तो ये लो प्रिंटिंग क्वालिटी का होता है, यानी इसकी जो क्वालिटी होगी यानी HD में नहीं प्रिंट होगा, लो प्रिंटिंग क्वालिटी, प्लस ये नॉइज़ी है। देखो दो चीज़ें टच कर रही हैं तो फ्रिक्शन होगा, है ना, फ्रिक्शन से नॉइज़ व हीट वगैरह सब आएगा, ठीक है। अब ये इंक वाली वो थी, ये बार बार इस पर स्ट्राइक कर रही थी तो इसकी जो आवाज़ है वो आती रहती होगी, ठीक। और ये आउटडेटेड है, यानी अब ये नहीं चलता, अब इससे बढ़कर कुछ अच्छे अच्छे प्रिंटर्स आ गए हैं, ये बहुत ही पुराना प्रिंटर है। अब हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर पढ़ेंगे। इंकजेट प्रिंटर क्या है, इसमें इंक ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो पेपर के ऊपर स्प्रे कराई जाती हैं, स्प्रे, यानी कि देखो इसमें अब कोई हेड नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं है, मतलब कोई किसी से टकरा नहीं रहा है, इट इज़ लाइक ये ऊपर से स्प्रे होगा, ऐसे स्प्रे होगा और पेपर पे प्रिंट हो जाएगा जो भी प्रिंट होना है, ठीक है। तो स्प्रेइंग के इंक के स्प्रे के थ्रू इसमें प्रिंटिंग होती है। ये होम और फ़ोटो प्रिंटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी होगी और ये अफोर्डेबल है, यानी ख़रीदने लायक है, ज़्यादा महंगा नहीं आता होगा, ओके। लेकिन इसके नुकसान क्या है कि ये एक तो ख़रीदने में सस्ता है, अफोर्डेबल है, बट इसकी इंक जो होगी वो एक्सपेंसिव हो जाएगी और स्मजिंग हो सकता है इसमें। स्मजिंग का मतलब अगर इंक देखो स्प्रे किया, मान लो कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ तो यहाँ पे ए प्रिंट करना था और इंक यहाँ पे स्प्रे हो गया तो ए यहाँ प्रिंट हो गया, स्मजिंग यानी कि मिक्स हो सकता है, इट इज़ ये है वो। तो इंकजेट प्रिंटर हो गया। लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर में तो और भी आसान है, मतलब इसमें तो चलो इंक स्प्रे हो रही थी, इसमें अब कुछ नहीं होगा, इसमें लेज़र बीम पेपर के ऊपर डाली जाएगी जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होंगे और टोनर, मतलब ये एक ऐसा है कि पेपर है उसके ऊपर लेज़र लाइट पड़ेगी, लेज़र लाइट पड़ेगी और वहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप होंगे, यानी मान लो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर माइनस, ऐसे करके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हुए हैं। देन
टोनर पाउडर यहीं पे काइंड ऑफ यहाँ से टोनर पाउडर आ रहा होगा, ये इन चार्जेस के थ्रू अट्रैक्ट हो जाता है और आके यहीं पे चिपक जाता है, ठीक है। और फ्यूज ऑन टू द पेपर, यानी इसी पेपर पे आगे वो टोनर पाउडर चिपक जाएगा, यानी कि लेज़र लाइट यहाँ से पड़ेगी, ठीक है। लाइट के हिसाब से पेपर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप होंगे, वहाँ से टोनर पाउडर को अट्रैक्ट कर लेंगे। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की कैपेबिलिटी होगी उस टाइप से वो टोनर पाउडर को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और आके फिर पेपर पे चिपका दिए रहे होंगे, ठीक। हो गई प्रिंटिंग, बस ऐसी होती है प्रिंटिंग इसमें। देन प्रोज, इसका मतलब फ़ायदा क्या है, ये बहुत ही फास्ट है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट प्रिंट, यानी देखो वो वहाँ पे हाई क्वालिटी कलर प्रिंट्स दे रहा था, यहाँ पे टेक्स्ट प्रिंट्स हाई क्वालिटी का होगा। लेज़र प्रिंटर में टेक्स्ट प्रिंट का हाई क्वालिटी रहता है, इसमें कलर प्रिंट का हाई क्वालिटी रहता है और इसमें तो क्वालिटी ही नहीं रहती। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, हर जगह का कॉस्ट इफ़ेक्टिव लिखा है तो सब में लिख देना। कॉन्स क्या है कि इसका अप फ्रंट जो होगा वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। और ये कलर प्रिंट से स्ट्रगलिंग कर सकता है। देखो टेक्स्ट प्रिंट में तो ये अच्छा है, बट कलर प्रिंट्स में ये हार मान सकता है। तो लेज़र प्रिंटर ये थे, तो 3 टाइप के प्रिंटर से ये याद हो गए। सो अब आगे का टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हो गए थे। देन इट कम्स अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस आ गया, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद रैम रोम ये सब पढ़ा, ऊपर मतलब समझा दिया गया था, वो यही स्टोरेज डिवाइसेस में लिख जाएगा पूरा, ठीक। ओके, नाउ स्टोरेज मेथड्स, सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस। ये सर ने एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है कि अगर ये मेमोरी है, और ये मेमोरी के चंक्स और ये मेमोरी के एड्रेसेस 2 3 4 5 6 7। तो सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है कि अगर मान लो 6th एड्रेस पे कुछ रखा है, ठीक है, तो मेरा जो कर्सर होगा या फिर जो मेरा पॉइंटर है या फिर इसको वो करेगा, पहले 1 चेक करेगा, नहीं है, देन 2 चेक करेगा, नहीं है, 3 चेक करेगा, 4 चेक करेगा, 5 चेक करेगा, नहीं है, देन लास्ट में जब 6 चेक करेगा तब उसको वो मिलेगा। यानी अगर हमें सीक्वेंशियल तरीके से डेटा को एक्सेस करना है तो उसके आगे के जितने भी ब्लॉक होंगे मेमोरी की वो चेक होंगे कि कहीं उनमें तो नहीं है, मतलब सबको चेक करते हुए तब जाकर हम अपने डेस्टिनेशन ब्लॉक पर पहुंचेंगे, ठीक। ये सीक्वेंशियल एक्सेस था। नाउ डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस अगर हमको डायरेक्ट एक्सेस करना है तो ये ऐसे ही फिर से एक मेमोरी बना देना, उसमें बढ़िया पे एग्ज़ाम में बना के आएंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे 1 2 1 2 इसमें नंबरिंग करेंगे जल्दी 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे जो मतलब 5th नंबर पे हमारा कोई नंबर एलिमेंट रखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सेस पे क्या होगा, ये सब फालतू की चीज़ें चेक नहीं होंगी, डायरेक्ट मेरा जो कर्सर है वो डायरेक्ट 5th पोजीशन पे जाके वो डेटा निकाल लेगा।
यानी कि इसमें रेस्ट ऑफ द मेमोरी के जो ब्लॉक्स हैं वो चेक नहीं होते हैं, डायरेक्टली हम अपने डेस्टिनेशन ब्लॉक पर पहुंच जाते हैं। सीक्वेंशियल में क्या होता है, वी चेक ऑल द मेमोरी ब्लॉक्स firstly and then enter into the destination memory block. But in direct access we are not checking earlier blocks, but we are directly running up to the destination memory block. ऐसे करके लिख देंगे पूरा और डायग्राम बस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइसेस हैं मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारी डिस्क हैं। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का हम बहुत पहले यूज़ करते थे, अब नहीं करते हैं। हार्ड डिस्क अभी भी यूज़ की जाती है 2, और पेन ड्राइव का यूज़ अभी भी करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का यूज़ अब नहीं करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ अभी भी करते हैं। तो ये कुछ हैं डिस्क्स, इनको नहीं पढ़ना है, आई थिंक इनका एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, नो एक्सप्लेनेशन। यूनिट 4 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड Programming basis. Software is a collection of programs used to operate the computer. यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम्स रखता है जिससे हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है, डिफरेंट चीज़ें वो कर पाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पूछेगा तो फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जांपल्स आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्राइवर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जांपल्स आते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, ब्राउज़र्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर्स दैट आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स विदाउट विच द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर हमारा वर्क ही नहीं करेगा, ओपन ही नहीं होगा वो, ठीक है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स विदाउट विच आवर कंप्यूटर कैन बी ओपनड, बट ये क्या रहेगा, हम उसके अंदर फंक्शंस अपने कर नहीं पाएंगे हम, ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर को ओपन कराने के लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग अपने कंप्यूटर से इंटरैक्ट करके अपने डिज़ायर्ड आउटपुट्स को ला सकें। डन। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू for the booting process, for the management, for the operation of the computer. Its functions are, it manages the process management, मतलब इसके functions है, पहला process management, second memory management, third file management and fourth device management. तो इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि जितना भी सीपीयू का प्रोसेसिंग होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है उसको। प्लस जो भी डेटा हमारे बसेस के थ्रू कंपोनेंट टू कंपोनेंट रन कर रहा है उसको भी मैनेज करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। यानी प्रोसेसेस, कौन से प्रोसेसेस इसमें, ये कौन सा प्रोसेस पहले रन होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में होगा, ये सब कुछ जो मैनेजिंग का काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है, ठीक। मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाता है कि हम वो किस तरह से मेमोरी का एफिशिएंट यूज़ कर पा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि हमारी जो मेमोरी चंक्स हैं वो कहीं वेस्ट ना हो रहे हों, कहीं उसमें जंक फाइल्स ना स्टोर हुई हों। मेमोरी हमारी बेसिकली अगर काम हो गया है तो वो उस मेमोरी को क्लीन करने का काम ये करता है, ठीक। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। फाइल मैनेजमेंट में जितनी इम्पॉर्टेंट फाइल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उनको बैकअप डेटा या फिर बैकअप लेता रहता है। बट जैसे ही वो जंक फाइल्स हैं या फिर कोई फालतू की फाइल्स हैं जिनको हम लोगों ने बहुत दिन से यूज़ नहीं किया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उन फाइल्स को हटा के हमारी मेमोरी साफ़ करता है। यानी फाइल मैनेजमेंट का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है।
देन इट कम्स डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में आते हैं हाउस कीपिंग टास्क, यानी कि अगर एक डिवाइस है तो उसको कूल रखना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो गया। ठीक, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा कि इस प्रोसेस में ज़्यादा हीट एनर्जी सब कुछ हो रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना हिसाब से जाके वहाँ पे मैनेजमेंट करने लग जाएगा। प्लस उसने देखा कि वायरस ने अटैक कर दिया है हमारे डिवाइस पे, तो ये उससे भी थोड़ा बहुत जाके मैनेज करने लग जाएगा। ठीक, प्लस और भी फालतू की जितनी चीज़ें होती हैं, यानी डिवाइस मैनेजमेंट में ये हमारे डिवाइस को और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा सिक्योरिटी लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें भी मैनेजमेंट करता है। दिस इज़ व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ इट कम्स एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम भी स्टेप वाइज सॉल्व करने का, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व किया जाए या तो फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम को हम लिख लिख कर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके स्टेप लिख लिख के हम अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस वाली चीज़ को कह देंगे एल्गोरिथम कर रहे हैं। ठीक है, पर अगर मैंने अपने ही उस एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं जो इंग्लिश में लिखे थे उनको मैं ग्राफ और सिंबल्स के थ्रू प्रेजेंट करने लग जाऊं और एरो के थ्रू कनेक्ट करने लग जाऊं, तो वो फ्लो चार्ट हो जाएंगे। दोनों में एग्जांपल डाल देना, मतलब कि मान लो मुझे वो करना है, सम ऑफ टू नंबर निकालना है, दोनों बनाएंगे, अब बना के आएंगे हम तो। ठीक है, अब सम ऑफ टू नंबर का यहाँ पे एल्गोरिदम, सबसे पहले एल्गोरिदम लिखेंगे, देन उसके बाद वो लिखेंगे वो। ठीक है, तो मैंने एल्गोरिदम लिखना है सम ऑफ टू नंबर का, तो सबसे पहले हम यूज़र से कहेंगे कि गिव द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना। नहीं, सबसे पहले हम वेरिएबल लेंगे। ठीक है, तो वो लिख देंगे टेक वेरिएबल्स, पहला स्टेप हो गया। नहीं, पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट होता है, पहला स्टेप स्टार्ट हो गया, सेकेंड स्टेप हम वेरिएबल्स लेंगे। ठीक है, और हम अब उन वेरिएबल्स में यूज़र से मांगेंगे वैल्यूज़ को, कि यूज़र से कहेंगे कि ए की वैल्यू लाओ, कॉमा बी की वैल्यू लाओ। ठीक, अब वो ए एंड बी की वैल्यू दे देगा, देन हम उसको स्टोर करा लेंगे, यानी स्कैन करा लेंगे ए और बी को। उसके बाद हम अपनी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी ए प्लस बी परफॉर्म करेंगे और सी में जाके उस ए प्लस बी को स्टोर करा देंगे। देन हम लास्ट में प्रिंट करा देंगे सी को। ठीक, और फिर लास्ट में लिख देंगे इंट। ये एल्गोरिदम है दो नंबर को ऐड करने का, यानी इतने सारे स्टेप्स, ये सब लिख लिया। देन फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स कैसे बनेगा? सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होने के लिए गोल वाला ऐसे बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं स्टार्ट। ठीक, फिर एक एरो बनाएंगे छोटा सा। देन हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, जो हमें बीच की चीज़ें करनी होती है ना, लाइंस ऑफ कोड, उनको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। तो हमने ए और बी वेरिएबल्स ले लिए यहाँ पर। उसके बाद ए एंड बी के हम वैल्यूज़ लेंगे, तो हम जो प्रोसेसिंग वगैरह का काम करते हैं वो ऐसे पैरेललोग्राम में रखते हैं। ठीक, तो हम ले रहे हैं, यानी स्कैन कर रहे हैं, तो ए एंड बी को स्कैन वाला स्टेटमेंट यहाँ लिख देंगे। देन स्कैन करने के बाद फिर प्रोसेसिंग का काम आ गया, तो फिर ये वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब हम सी के अंदर ए प्लस बी रख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम फिर से अपना काम करा रहे हैं, यानी प्रोसेसिंग का काम आ गया, तो ये पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे और यहाँ पे प्रिंटफ सी वाला स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये एंड हो गया, तो ऐसे गोल वाला बना के एंड लिख देंगे। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट फॉर एडिंग टू नंबर्स। ये दो फ़र्क था, देखो वहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे थे कि मैं क्या करने जा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है, एरो बनाया है और उसके थ्रू उसको सब कुछ कनेक्ट किया है, तो ये फ़र्क था। नाउ नेक्स्ट थिंग,
अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कितनी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं? सबसे पहली मशीन लैंग्वेज आई थी, देन असेंबली लैंग्वेज आई थी, देन लो लेवल लैंग्वेज आई थी, देन जाके हाई लेवल लैंग्वेज आई थी। मशीन लेवल लैंग्वेज में हम मशीन लैंग्वेज ही पढ़ते हैं, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1 से बनी हुई सारी चीज़ें मशीन लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं। और पहले के कंप्यूटर इसी पे लैंग्वेज पे बेस्ड थे, ठीक। देन हम धीरे धीरे बढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में फिर हम धीरे धीरे लेटर्स का यूज़ करने लग गए, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करने लग गए। यानी मशीन लैंग्वेज में हम बाइनरी लैंग्वेज यानी बिट्स पे वर्क करते थे, 0 1। असेंबली लैंग्वेज में हम धीरे धीरे लेटर्स पे, अल्फ़ाबेट्स पे, साइन, इन सब चीज़ों पे पहुंच गए थे। यानी 0 to 9 का डिजिट्स भी यूज़ करते थे, प्लस ABC, ठीक, परसेंटेज, ये एस्ट्रिक का साइन, सब कुछ अब हम असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करने लगे थे, यानी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गए थे। देन आती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में सबसे पहले हमारी आई थी सी लैंग्वेज, ठीक है। इसमें लो लेवल लैंग्वेज नहीं लिखा है, यहाँ पे एक लो लेवल लैंग्वेज भी है, हियर लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हमने एल्गोरिदम बेस्ड, प्रोसीजरल बेस्ड लैंग्वेजेस सीखना स्टार्ट किया था। और लो लेवल लैंग्वेज में सबसे पहला एग्जांपल है सी लैंग्वेज, ठीक। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो अब के ज़माने में ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस होती हैं, यानी और ज़्यादा लो लेवल को इन्हांस करके हाई लेवल लैंग्वेजेस लाई गई थी। इनमें हम और ज़्यादा प्रोसीजर, OOP पे आ गए, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाई लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने लग गए हैं। और इनमें एग्जांपल आ जाता है जावा, जावा एंड पाइथन, ठीक। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, तो हो गया। देन हमारी लैंग्वेज, यानी जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, इसको ओवरऑल तो हमको लास्ट में जाके मशीन लैंग्वेज में बदलना ही पड़ता है, ताकि वो हमारा कंप्यूटर समझ सके। तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और लास्ट में ले जाकर मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम होता है जो हमारे लैंग्वेज को ट्रांसलेटर होते हैं। यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की डेफिनेशन है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर दी सॉफ्टवेयर्स दैट कन्वर्ट आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। यानी अपनी जो हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस को वो लास्ट में जाके बाइनरी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देता है। यानी हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है। नाउ ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है, हाँ, ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं उनको, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज़ होता है, ठीक। कंपाइलर इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स आवर होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम। यानी कंपाइलर एक ही समय पे पूरा पेज ही कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। हमारे पूरे पेज को कन्वर्ट करता है कंपाइलर। बट इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आवर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। मतलब एक एक लाइन करता है वो। देखो, कंपाइलर पूरा पेज एक ही बार में कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? एक लाइन पहले की, दूसरी लाइन दोबारा, देन तीसरी, देन चौथी। यानी इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन, कंपाइलर कन्वर्ट्स एट वंस। असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना, ठीक। तो देखो, कंपाइलर एक ही बार में पूरा पेज कर दे रहा है, तो कंपाइलर इज़ फास्टेस्ट देन इंटरप्रेटर, ठीक। लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कर रहा है, तो उसमें जो एरर्स मिलेंगी हमको वो ढूंढना आसान होगा। पर कंपाइलर में एरर्स को हम डीबगिंग करने का अगर जो देखा जाए, तो कंपाइलर में डीबगिंग करने का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। इंटरप्रेटर में हम जल्दी डीबगिंग कर लेंगे, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा किस लाइन पर क्या मिस्टेक है। कंपाइलर एक साथ कर देगा तो
एक साथ बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे तो उनको डिबग करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। देन इट कम्स लिंकर एंड लोडर। लिंकर क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन कर देता है, और लोडर करता है हमारे पूरे प्रोग्राम को एक मेमोरी में जाकर जगह दे देता है। ठीक है, तो लिंकर वर्क इज ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन करना। ठीक है, यानी जो हमने ऑब्जेक्ट कोड है, लेट मी टेल यू व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड सोर्स कोड एंड मशीन कोड। जो हमारा सोर्स कोड है, ठीक है, सोर्स कोड मेरा वाला कोड है, यानी जो हमने पाइथन में लिखा है या फिर सी में जो लिखा है, तो सी लैंग्वेज में जो मैं इस समय देव सी पे लिख रही हूँ वो हमारा सोर्स कोड है। ठीक, सोर्स कोड हो गया वो। देन सोर्स कोड हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है। देन वही ऑब्जेक्ट कोड को हम लास्ट में जाके मशीन कोड में चेंज करते हैं, मशीन कोड में। ठीक, तो वही ऑब्जेक्ट कोड में बदलते टाइम की जितनी फाइल्स होती हैं उन सबको कंबाइन करके रखने का जिम्मा लिंकर को दिया जाता है, यानी इट कंबाइंस ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल्स। लिंकर का काम है इट कंबाइंस ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल्स। लोडर का काम है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है देव सी पे मैंने खूब सारा बड़ा सा प्रोग्राम लिखा है प्राइम नंबर का। ओके, देन उस प्राइम नंबर को फिर बाद में मैंने उस प्रोग्राम को सेव किया है, तो जब मैं सेव करती हूँ तो लोडर का ही काम होता है वहाँ पर कि जितना भी प्रोग्राम है वो जाके मेमोरीज़ में स्टोर करा दे, मेमोरी में जाके स्टोर कर दे। तो ये लोडर का काम है। लिंकर लोडर ख़त्म। लिंकर सारे के सारे ऑब्जेक्ट कोड की जितनी फाइल्स होती हैं सबको कंबाइन करके रखता है। लोडर हमारे प्रोग्राम को मेमोरी में सेव करता है। डन। नाउ इट कम्स यूनिट 5। यूनिट 5 ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है? इट यूजेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म ऑफिस वर्क एफिशिएंटली। यानी ऑफिस ऑटोमेशन में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारा ऑफिस का काम है, ऑफिस का यानी ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम है उसको और भी एफिशिएंट तरीके से हम लोग कर पाएँ। और इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेस। MS वर्ड से हम कुछ नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को थोड़ा फॉर्मेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, मेल मर्ज भी कर सकते हैं। यानी MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कैसा भी डॉक्यूमेंट हो MS वर्ड में जाके हम लोग बना लेंगे। ठीक। MS एक्सेल में क्या होता है? वर्कशीट्स होती हैं जिनके अंदर सेल्स होती हैं छोटी छोटी, और उन्हीं सेल्स में हम अपना डेटा फिल करते हैं। देन उन्हीं डेटा के ऊपर हम बहुत सारे फॉर्मूला फंक्शंस यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा मन है मैक्स फाइंड करने का तो मैक्स फाइंड कर सकते हैं। MS एक्सेल में ये चीज़ें हैं। MS पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स बनाते हैं, PPT तैयार करते हैं। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम MS पावर पॉइंट में जाएंगे और स्लाइड्स बनाएंगे, एनिमेशन लगाएंगे, देन हम उसमें साउंड भी लगा सकते हैं और ग्राफिक्स यानी कि इमेजेस और ग्राफिक्स या फिर एनिमेशंस सब कुछ हम अपनी स्लाइड्स के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं MS पावर पॉइंट ऐप नाम के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। MS एक्सेस क्या होता है? डेटाबेस को बनाने में लिए यूज़ किया जाता है। इससे टेबल बनाई जा सकती हैं, क्वेरीज लिखी जा सकती हैं, रिपोर्ट तैयार की जा सकती हैं। MS एक्सेस डेटाबेस क्या है? व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है हम जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, उसमें नया डेटा ऐड कर सकते हैं और डेटा डिलीट कर सकते हैं। यानी डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो MS एक्सेस ही वो ज़रिया है जिस ज़रिए से हम अपना डेटाबेस, खुद का डेटाबेस बनाते हैं और उन डेटाबेसेस के अंदर जो अपना डेटा है वो हम टेबल्स की फॉर्म में इनपुट कराते हैं। मतलब डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होंगी और उन्हीं टेबल्स में हमारा डेटा स्टोर कराया जाएगा।
ठीक। अब उन्हीं टेबल्स की हर एक रो, हर एक कॉलम में हम क्वेरीज डाल सकते हैं। क्वेरीज मतलब कि फॉर्मूला लगा सकते हैं और उससे रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स को तैयार कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट MS Access डन।